So first question they asked us, abnormal and permanent bronchial dilatation. I'm pretty sure you guys have attempted it well. I told you. First option, look at the first option, bronchiectasis. एक्टेसिस का मतलब होता है abnormal dilatation. ठीक है. ब्रोंकियोलाइटिस का क्या मतलब है? ब्रोंकियोलाइटिस का मतलब है, लाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन. Done. Next, emphysema, you all know, increase in the dead space. And then we have asthma, that is reversible obstructive airway disease. अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता, if you just know the English, you can very well answer. Its answer is A. ठीक है. अगर आपको सब्जेक्ट का पता है, then you very well know कि अस्थमा तो हो नहीं सकता, that is reversible obstructive disease. एम्फीसीमा में डेड स्पेस बढ़ जाती है, स्मोकर्स में होता है, उसमें भी डायलिटेशन नहीं होती, उसमें एयरवे डैमेज होता है. ब्रोंकियोलाइटिस इन्फेक्शन के बाद होता है. एक्टेसिस का मतलब है abnormal dilatation. जिसको इंग्लिश आती है वो भी इसके क्वेश्चन का आंसर कर सकता है. तो साथ में अपना जनरल नॉलेज और नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट दोनों रखने हैं पेपर में. So let's proceed to the next question. Next question is Uthoff sign. Uthoff sign. What is Uthoff sign? Uthoff sign होता है whenever patient take hot water shower. Patient either developed blurring of vision or attack of optic neuritis or weakness of any limb ठीक है. This is a characteristical sign of multiple sclerosis. This is a neurodegenerative disease associated with demyelination of the central nerves. बेसिकली इसमें क्या क्या होता है? ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस और वीकनेस. मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, विच डिजीज हैज डिससेमिनेशन इन स्पेस एंड डिससेमिनेशन इन टाइम. होता क्या है इसमें? डीमाइलिनेशन होती है लेकिन आफ्टर सम टाइम. जैसे अगर आज सपोज करो टुडे इज जनवरी में उसे डीमाइलिनेशन हुई स्पाइनल कॉर्ड में, तो फरवरी में उसे स्पाइनल डीमाइलिनेशन होगी ब्रेन में, फिर मार्च में जाके डीमाइलिनेशन दोबारा से स्पाइनल कॉर्ड में होगी. इसलिए जो लीजन्स मिलते हैं मल्टीपल होते हैं, दैट्स व्हाई इसका नाम मल्टीपल है. स्क्लेरोसिस बिकॉज इट इज द स्क्लेरोसिस ऑफ द नर्व्स. सो Uthoff sign is associated with the demyelination of the neurons. ठीक हो गया. So that is all about the multiple sclerosis. Then most common site of IM injection. आप सबने हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाया? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is mandatory from DCI, Dental Council of India, that in first year they should be immunized. तो आप सबके कहाँ पे लगा था हेपेटाइटिस बी? डेल्टॉइड पे लगा था ना. तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर IM इंजेक्शन इन अडल्ट्स इज डेल्टॉइड. जो ओल्ड एज है देयर आर सर्टेन इंजेक्शन जो हम ग्लूटियल रीजन में लगाते हैं, बट मोस्ट कॉमन साइट इज डेल्टॉइड. तो तभी क्या है, जनरल अवेयरनेस विद नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, बोथ आर इंपॉर्टेंट. ओके, सो आंसर इज डेल्टॉइड. अगले दोनों क्वेश्चंस तो आपको आपके नोट्स में ही बता दिए गए थे. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रिटिक सिंड्रोम इन अडल्ट्स. यस, नेफ्रिटिक सिंड्रोम इन अडल्ट्स. आंसर इज C, FSGS. And commonest glomerulonephritis in adults. Glomerulonephritis. Answer is IgA. Nephropathy. Answer is A. Okay. ये दोनों आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए गए हैं दोनों चीजें. IgA नेफ्रोपैथी के बारे में एक और चीज बताई थी कि 2 डेज पहले फीवर की हिस्ट्री होती है इसमें, और उसके बाद पेशेंट को हीमेट्यूरिया हो जाता है. और एक 21 डेज वाला आपको PSGN पढ़ाया था. I hope you guys remember. ठीक हो गया. Next question. Next question we have,
This you may not know the answer. Which of these apnea hypoapnea index will classify obstructive sleep apnea into severe category? So what is obstructive sleep apnea? आपने देखा होगा अपने आसपास जो बहुत मोटे लोग होते हैं, वो सोते सोते दे स्नोर एंड दे हैव डे टाइम स्लीपीनेस, एंड रात को उनको एपनिया अटैक्स आते हैं, सोते सोते एकदम से उठ जाते हैं घबरा के क्योंकि उनको सांस नहीं आता. सो दैट इज अ एपनिया, that is apnea induced in the sleep because of their overweight, that is obstructive sleep apnea. ठीक है. So in that we got the sleep study done. हम sleep study कराते हैं ऐसे patient में, ऐसे patient की हम करवाते हैं sleep study. ठीक है, जिसको हम कहते हैं पॉलीसोमनोग्राफी भी कहते हैं. कोई भी अगर ओवरवेट है, ओबीज है या बहुत ज्यादा स्नोरिंग कर रहा है रात के टाइम पे, देन वी गेट द स्लीप स्टडी डन. स्लीप स्टडी में हम देखते हैं कि कितनी बार उसको एपनिया हुआ और कितनी बार उसको हाइपोएपनिया हुआ. एपनिया मतलब कि बिल्कुल ही ब्रीथ नहीं कर पाया, कंप्लीट सेसेशन ऑफ ब्लीडिंग इज एपनिया. हाइपोएपनिया मतलब ब्रीथ तो कर रहा है बट एयर इनटेक एंड एयर का जो बाहर जाने का है वो कम हो जाता है. देयर इज 30% रिडक्शन इन द एयर फ्लो. तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स. इसके बेसिस पे हमारे पास माइल्ड ओएसए, मॉडरेट ओएसए एंड देन वी हैव सीवियर ओएसए. माइल्ड हमने तब बोलना है जब 5 to 14 इवेंट्स हुए हैं एक आवर में, एक घंटे में 5 से 14 बार हुआ है. मॉडरेट कब बोलना है जब 15 to 29 इवेंट्स हुए हैं 1 आवर में. और सीवियर कब बोलना है जब मोर देन 30 इवेंट्स हुए हैं एक आवर में. So what will be the answer in this case? Answer will be more than equal to 30 per hour. So answer is D. This is apnea hypoapnea index. इस पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या करना होता है? हम उसको बाईपैप लगवाते हैं घर पे. ओवरनाइट उसको बोलते हैं, इसलिए इस मशीन के थ्रू ही आपने सांस लेनी है. Then next is next question. Next question है आपका Quincke sign of aortic regurgitation. So we should remember all the signs of aortic regurgitation. So let's see the signs of aortic regurgitation. क्या होता है AR में? What happen in AR? सबसे पहला sign आंखों में. You can very well see the forehead. You can very well see the forehead of the patient. जब कभी ब्लड फ्लो बैक आता है ना, एओर्टा से वापस आता है, तो हमारा फोरहेड पे जो आर्टरीज है वो एकदम से ब्लड से भर जाती हैं. तो पहला साइन आता है लाइट हाउस साइन, कि फोरहेड उसका चमक जाता है, फ्लशिंग ऑफ द फोरहेड. फर्स्ट साइन इज लाइट हाउस साइन. ठीक है. आंखों में रेटिनल आर्टरी में पल्सेशन आ जाती हैं. तो सेकंड साइन इज बैकर साइन, रेटिनल आर्टरी पल्सेशन. सेकंड साइन इज बैकर साइन. अब यहाँ पे यूवुला, यूवुला जो है वो पल्सेटाइल हो जाता है, पल्सेटाइल यूवुला, दैट इज मूलर साइन. दे आर ऑल द साइंस ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन. तो एक ऐसा आदमी जिसके फोरहेड चमक रहा है, लाइट हाउस साइन है. आंखों में बी दिख रही है, बैकर साइन. मुंह के अंदर एम दिख रहा है, मूलर साइन. ठीक है. और कॉरिगन नेक साइन और कॉरिगन पल्स, क्योंकि जब वो रिगर्जिटेट होके वापस आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? डांसिंग कैरोटिड्स भी कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? डांसिंग कैरोटिड्स. ठीक है. फिर पल्सेटाइल लिवर इज रोजनबैक साइन. पल्सेटाइल लिवर इज रोजनबैक साइन. देन जेरहार्ड साइन, दिस इज पल्सेटाइल स्प्लीन. I told you when I was teaching you AR that you should remember all the signs of AR. That's why I didn't tell you that day. Pulsatile spleen is Gerhard sign and pulsatile liver is Rosenbach sign. And this pulsations over the nail tip, pulsations over the nail bed or nail tip. And
In the pulse, we have water hammer pulse. And BP, we have Hill sign. Then remember in the legs, it is like DPT, Drozius sign, pistol shot, and Trobbe sign. Just remember the name. These are very important. This photo is very, very important. डन. सो इसका आंसर क्या बनेगा इस वाले क्वेश्चन में? आंसर इज पिंकी साइन इज साइक्लिक अरिथमिया एंड पेल अपीयरेंस ऑफ प्रेसिंग नेल बेड. मतलब एकदम से व्हाइट होता है, एकदम से ब्लू, व्हाइट पिंक. नेल बेड पे कभी जब पल्स आएगी तब पिंक हो जाएगा, जब जाएगी तो व्हाइट हो जाएगा. तो इट्स व्हाइट पिंक. दैट इज पिंकी साइन. हेड मूवमेंट विद पल्स इज lighthouse sign. No, it is D Musset sign. It is D Musset sign. Head nodding with pulse is D Musset sign. Then pistol shot over femoral artery. This is pistol shot femoral. Prominent dorsalis pedis pulsation is Trobbe sign. Next question is ventricular septal defect showing reverse blood flow shunt is. तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड फ्लो कैसे करता है. How the blood flows normally. अगर मैं लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में दरवाजा खोल दूं तो ब्लड लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा? हार्ट में किस तरफ प्रेशर ज्यादा होता है? Yes, Simran, you tell. Normal blood flow of heart is from left to right or right to left? Ma'am, from left to right. ठीक है. तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? ऐसा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जिसमें फ्लो क्या हो, राइट टू लेफ्ट हो जाए. ठीक है, यही पूछा ना इन्होंने. सो लेट्स सी व्हिच डिफेक्ट इज दैट. देखो नॉर्मली तो यही होता है जैसे सिमरन ने बताया हमें. नॉर्मली तो यही होता है कि लेफ्ट टू राइट जाता है ब्लड. ठीक है, लेफ्ट टू राइट शंटिंग होती है ब्लड की. जब लेफ्ट साइड में ब्लड जाता है ना ज्यादा, उससे क्या हो जाता है, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो इसका मतलब पल्मोनरी आर्टरी में भी ब्लड ज्यादा जाएगा. तो पल्मोनरी का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है क्योंकि राइट लेफ्ट से ब्लड राइट में जाता है, राइट की जो एग्जिट है वो जाती है पल्मोनरी आर्टरी में. ऐसे ही है ना. दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल का ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट का जाता है एओर्टा में. पर जब लेफ्ट का ब्लड इधर जाएगा तो इसका मतलब ब्लड फ्लो टू पल्मोनरी आर्टरी विल इंक्रीज. इसके बाद क्या आएगा, पल्मोनरी आर्टरी की रीमॉडलिंग हो जाएगी. पल्मोनरी आर्टरी एकदम से सोचेगी कि ये क्या हो गया, वो अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगी. जब वो ऐसे करेगी तो पल्मोनरी आर्टरी की वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. पल्मोनरी आर्टरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगी, जब इधर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आगे ब्लड नहीं आएगा, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने लगेगा. दिस इज आइजनमेंगर सिंड्रोम. आइजनमेंगर सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम जिसमें ब्लड जो है वो राइट टू लेफ्ट जाता है. दैट इज आइजनमेंगर सिंड्रोम. So let's move to the next question. That day I told you tetralogy of Fallot, तो उस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो 4 डिफेक्ट्स क्या होते हैं वो आप याद रखना. I told you in CBS class. Let's see the next question. Next question is irreversible dementia is caused by. Irreversible dementia जो सपोज करो, पहले तो डिमेंशिया के साथ लोब कौन सा इन्वॉल्व है एंड कॉर्टेक्स कौन सा इन्वॉल्व है? टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल कॉर्टेक्स
hippocampus. They all deal with memory. Irreversible dementia is caused by vascular dementia. Vascular dementia. Ninth का answer is C. Next question. I am expecting कि आप सबको पता होगा. Question number 10. TTP. Yes, TTP मैंने last hematology की class में उसका pentad बताया था. What is the pentad of TTP? Yes, Yukta, please tell the TTP pentad. Yukta, are you listening? Yes, ma'am. Yes, please tell. बताओ पेंटाड क्या लिखवाया था थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा का. 3 चीजें तो लिख दी, 2 रह गई हैं, फटाफट बताओ. I taught you that day in the last class, last session, TTP and HUS पढ़ाया था वेस्कुलाइटिस के बाद. यार 2 तो उसके नाम में ही है, फीवर और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. You should not do that. Whatever is taught to you, you should remember. Fever, microangiopathy, hemolytic anemia, renal failure, neurological impairment, thrombocytopenia. This is the pentad of TTP. Question में क्या पूछा था उन्होंने? Patient comes to you with renal disease. एक चीज बता दी, दूसरी thrombocytopenia, तीसरा cystocytes. तो क्या presumptive diagnosis है? महा में blood में क्या आता है? It is cystocytes. तो probable diagnosis क्या आ जाएगा? Thrombotic thrombocytopenic purpura. अब किसी भी पेशेंट को लूज टूल्स लगे हैं, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? क्या करते हो आप? अगर आपसे भी कोई पूछ ले डॉक्टर साहब लूज मोशन लगे हैं, तो क्या कर बताओगे आप यही बोलोगे कि क्या करें? पहले फ्लूइड रिप्लेसमेंट करो, इसको आप पानी पिलाते रहना, ORS पिलाते रहना, ताकि पानी की कमी ना हो बॉडी में. तो इसका आंसर क्या हो गया? फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज द आंसर. नेक्स्ट इज अ पेशेंट विद स्पोरेडिक अटैक्सिया शुड बी चेक्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट. किसी पेशेंट को अटैक्सिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अटैक्सिया? ठीक है, सो लेट्स डिस्कस फ्यू वर्ड्स अबाउट अटैक्सिया. अटैक्सिया का सिंपल मतलब है कि पेशेंट इज नॉट एबल टू मेंटेन हिज और हर बैलेंस एंड पेशेंट जो है वो लड़खड़ा रहा है. ठीक है, इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं. स्पाइनोसेरिबेलर अटैक्सिया, जब भी सेरिबेलम इज एसोसिएटेड विद बैलेंस एंड प्लानिंग. सेरिबेलम का काम है बॉडी में बैलेंस रखना और प्लानिंग, ये 2 काम है सेरिबेलम के. जब भी स्पाइनोसेरिबेलर अटैक्सिया होगा तब पेशेंट का बैलेंस खराब होगा. और क्या कारण है? अल्कोहल पीने के बाद, दारू पिए जितने लोग भी ड्रिंक करते हैं उसके बाद यू कैन सी देयर वॉक, दे आर हैविंग अ टॉक्सिक गेट. इसके बाद देयर आर सर्टेन पार्किंसन प्लस सिंड्रोम, उसमें भी यही होता है. ठीक है, एक स्पेशल विटामिन ई, AVED कहते हैं, अटैक्सिया एसोसिएटेड विद विटामिन ई डेफिशिएंसी. अटैक्सिया एसोसिएटेड विद विटामिन ई डेफिशिएंसी. ठीक है जी. अब इसमें से हमें पता है कि देखो विटामिन ई तो मैम ने बता दिया कि चेक करना ही करना है. ठीक है, अब अल्कोहल, अल्कोहल से क्या किसकी डेफिशिएंसी होती है? थायामीन की. थायामीन की डेफिशिएंसी, जब थायामीन कम होगा तो पेशेंट को अटैक्सिया हो जाएगा. तो विटामिन B1 भी चेक करना ही करना है. 2 आंसर तो नहीं हो सकते, ना ए हो सकता है ना सी हो सकता है. TSH हाइपोथायराइड, आपको पता है जब हाइपोथायराइड वाले पेशेंट है, मैम ने बताया था मिक्सेडिमा कोमा भी हो जाता है और ड्राउजी भी हो सकते हैं. जब वो ड्राउजी होते हैं तो वैसे पेशेंट को भी अटैक्सिया हो सकता है. ठीक है, ओनली थिंग लेफ्ट इज फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड मैंने अटैक्सिया में कहीं पे नाम नहीं लिया, तो आंसर इज 12th का आंसर इज बी. 13, दिस इज दैट आई टोल्ड यू कि वैक्सीनेशन में क्या पॉजिटिव होता है. उस दिन मैंने आपको पूरा वैक्सीन वाला हेपेटाइटिस बी कब पॉजिटिव होता है, ठीक है, कब उसको बोलना है इम्यून टू री इम्यून इन्फेक्शन. तो एक चीज बोला था, वैक्सीन अगर लगी होगी पेशेंट विल बी पॉजिटिव फॉर एंटी HBs एंटीबॉडी. दैट आई टोल्ड यू दैट डे. anti-HB, please go through your notes, see that table of hepatitis B, and I told you कि एक क्वेश्चन उसमें से आएगा. संडे का लेक्चर, लिवर हेपेटाइटिस बी का टेबल. ठीक है, वो देख लेना आप. आंसर इज सी. फोर्टीन्थ क्वेश्चन,
CSF ग्लूकोज लेवल्स आर नॉर्मल इन विच टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस पहले हमारे पास कितने तरह का होता है, लेट्स डिस्कस मेनिंजाइटिस। या तो बैक्टीरियल हो सकता है, या वायरल हो सकता है, ठीक है, या ट्यूबरकुलर हो सकता है, या फिर मेलिग्नेंसी के कारण हो सकता है, ठीक है ना, मेलिग्नेंसी के कारण। बैक्टीरियल में यस ग्लूकोज कम होगा, टीबी में भी कम होगा, वायरल में नॉर्मल हो सकता है, मेलिग्नेंसी में भी नॉर्मल हो सकता है या कम हो सकता है, ठीक है। फिर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स नॉर्मल हो सकते हैं, प्रोटीन्स बड़े होते हैं, इसमें भी प्रोटीन बड़े होते हैं, इसमें भी प्रोटीन बड़े हो सकते हैं। वायरल में ग्लोबुलिन्स आते हैं और इसमें भी ग्लोबुलिन्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद टीएलसी, इसमें हमें न्यूट्रोफिल्स मिल सकते हैं, इसमें हमें लिम्फोसाइट्स मिल सकते हैं, इसमें लिम्फोसाइट्स मिल सकते हैं, इसमें प्लस माइनस मिल सकता है कुछ भी। इसके अलावा इसमें एडीए लेवल्स ज्यादा होंगे टीबी में, इसमें क्या होगा, इसमें मेलिग्नेंट सेल्स मिल जाएंगे, इसमें हमें ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग मिल जाएगी, ठीक है। वायरल में हमें क्या कराना पड़ेगा, आरटीपीसीआर करवाना पड़ेगा टू लुक फॉर द कॉज, ठीक है। सो दिस इज द टेबल ऑफ मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, CSF levels are normal in which type, glucose levels are normal in which type। तो आंसर किसमें नॉर्मल मैंने लिखवाया, आंसर इज वायरल, आंसर इज ए। 15th क्वेश्चन, पेशेंट प्रेजेंट्स विद जॉन्डिस, जॉन्डिस है पेशेंट को और एनलार्ज लिवर है पेशेंट का, लिवर भी बड़ा हुआ है, जॉन्डिस है मतलब इसका मतलब एनलार्ज लिवर का ही एक कारण है, ठीक है। और आगे क्या है, CT of the abdomen shows a cirrhotic liver, cirrhosis, liver डैमेज हो रहा है, ठीक है जी। और एक ट्यूमर भी है फ्रॉम द हेपेटिक पेरेन्काइमा सेल। इन्फेक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज डायरेक्टली रिलेटेड। तो उस दिन मैंने एक वायरस बताया था आपको, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, which is what is the answer of this question, answer is D, हेपेटाइटिस बी। और मैंने आपको ये बताया था कि हेपेटाइटिस बी जो है, hepatitis B was associated with HCC, hepatitis C associated with chronicity or liver cirrhosis, and hepatitis E is associated with fulminant hepatitis in pregnancy, fulminant hepatitis in pregnancy। A few words उस दिन मैंने आपको बताए थे। Let's move to the next question। 18-year-old lady present with severe sore throat, fever and malaise, फीवर हो रहा है, मलेज है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, स्प्लीनोमेगाली है, स्कैटर्ड पिटिकी है सॉफ्ट पैलेट पे, विद enlarged tonsils covered with white exudates। Which of the following investigation is most likely to guide your management? ये तो आपका डेंटल क्वेश्चन ही हो गया। दिस इज वेरी इजी टू यू, यू मस्ट नो द आंसर। देखो लिम्फेडिनोपैथी, यहाँ तो आप ट्यूबरकुलोसिस सोच सकते हो, ठीक है। पहले तो हमें दिमाग में क्या क्या आ रहा है, यहाँ तो टीबी हो सकता है या मेलिग्नेंसी हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे एक हिंट है कि सॉफ्ट पैलेट पे और एनलार्ज्ड टॉन्सिल पे पिटिकी हैं, तो उसका आंसर होता है EBV या फिर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब अगर टीबी होता तो टीबी में कफ की हिस्ट्री होनी थी और इवनिंग राइज ऑफ फीवर होना था, ऐसा कुछ नहीं है। मेलिग्नेंसी में सोर थ्रोट की हिस्ट्री नहीं होनी थी, ठीक है। और हमें पता है वायरस में प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं, सोर थ्रोट हो गया, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो गए, तो इसका डायग्नोसिस है EBV। पर उसको अब डायग्नोज तो ठीक है, पर इसको हम इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, उसके लिए हम करेंगे हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट, हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्टिंग। हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्टिंग मतलब इस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी बनती है, बस उसको डिटेक्ट करने का जो टेस्ट है, और ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द नेम हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्टिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पेशेंट प्रेजेंट विद कंटिन्यूअस हेडेक 8 साल से है, कोई एग्जामिनेशन पे कुछ नहीं मिल रहा, पेशेंट इज नॉट कन्विंस्ड, उसको साइकेट्रिस्ट के पास रेफर कर दिया गया है, अब वो एक कंक्लूजन पे निकला है, तो इसका आंसर क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियस, सोमेटाइजेशन, सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, पहली बात तो इसमें से कुछ नहीं पता आपको, पर ओसीडी आपको पता है कि ओसीडी तो वो होता है कि अगर पेशेंट को जैसे कि दोबारा लॉक चेक करने की आदत पड़ी हो या हैंड वॉश करने की, ओसीडी मतलब देयर इज वन ऑब्सेशन एंड देन इट इज फॉलोड विद द कंपल्शन, मतलब सोचता है कि हाँ मैंने लॉक लगा दिया कि नहीं लगा दिया, फिर जाके दोबारा लॉक चेक करता है, दिस इज ओसीडी। ठीक है, देन वी हैव सोमेटाइजेशन एंड सोमेटोफॉर्म, दोनों में क्या होता है, पेशेंट कंप्लेन करता है मेरे यहाँ दर्द हो रही है, सपोज करो उस पेशेंट को ना कल परसों पता लगा कि एमआई की पेन जो है वो चेस्ट में होती है, तो आपके पास आ जाएगा डॉक्टर साहब मेरी छाती में दर्द हो रही है। ठीक है, यहाँ उसके सच में दर्द हो रही होगी राइट साइड पे और बोलेगा साडे गुआंढी दा उन्होंने गॉल ब्लैडर बाहर कटिया, मैनू ऐसा लगता मेरा भी खराब हो गया, सो दैट इज सोमेटाइजेशन एंड सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर। हाइपोकॉन्ड्रियाज है कि पेशेंट को आप समझा भी दोगे ना कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो, तब भी पेशेंट कहेगा नहीं आई एम डिजीज्ड, so that disease is known as, and patient will visit multiple doctors, that is hypochondriasis, multiple doctors की visit की history रहेगा। Yes, the next question. Next question, हम कौन सी क्वेश्चन पे पहुंच गए? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कॉगविल टाइप ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, देखो रिजिडिटी जो है ना दो तरह की होती है, लेड पाइप एंड कॉगविल। ठीक है, और ये दोनों की दोनों अपर मोटर न्यूरॉन में प्लस माइनस मिल सकती हैं, पर श्योर शॉर्ट मिलती हैं पार्किंसोनिज्म में, पार्किंसोनिज्म में। ठीक है, और पार्किंसोनिज्म में और क्या मिलता है, मास्क लाइक फेस, फेस्टिनेंट गेट, स्लोइंग ऑफ मूवमेंट्स। पार्किंसन होता क्यों है, क्योंकि बॉडी में यानी कि ब्रेन में डोपामीन के लेवल्स कम हो जाते हैं, डिक्रीज इन द डोपामीन लेवल्स। 18th का आंसर आपका रहेगा ए। 19th है, which of the primary acid base balance associated with hemorrhagic shock, diabetic ketoacidosis and chronic renal failure? Yes, that day I told you one of the complications of diabetes is DK, diabetic ketoacidosis। तो उसमें कैसा पैटर्न होता है, metabolic acidosis। metabolic acidosis का मतलब है pH लेस देन 7.35 होएगी और बाइकार्बोनेट जो है वो लेस देन 24 होंगे, और अगर बाइकार्बोनेट कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपनसेटरी कम होएगी। सो दैट इज ऑल अबाउट द दिस आंसर। तो इसका आंसर क्या बनेगा फिर आपका, 19th का भी बनेगा आंसर ए। So let's move to the next question. Metabolic acidosis is associated with all of the following except, देखो क्रॉनिक रीनल फेलियर में हमने करा है, सीकेडी वाले जो पेशेंट हैं उस दिन भी बताया था, सीकेडी वाले या डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाले पेशेंट ये किस में जाएंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि किडनी का काम है एच पॉजिटिव को कम करना, बट अगर किडनी खराब होगी तो बॉडी में एच पॉजिटिव बढ़ जाएगा। स्टारवेशन, ये तो मैंने आपको हाई एंड आयन गैप में करवाया था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण है स्टारवेशन, कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग। दीज इसमें से तीनों में से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दीज आर द कॉजेज ऑफ हाई एंड आयन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, एसिडोसिस।
ठीक है जी। तो इसका मतलब कि स्टारवेशन हो सकता है। डायबिटीज में हम कर ही चुके हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। अगर आपको नहीं भी समझती तो आप इसका आंसर रूल आउट करके वॉमिटिंग्स लिख सकते थे। वॉमिटिंग से क्या होता है, वॉमिटिंग में क्या हो रहा है, पेशेंट का जो एसिड पेट में बनता है वो बाहर आ जाता है। जब एसिड आउट ऑफ द बॉडी हो जाता है तो बॉडी में से एसिड निकलने के बाद क्या हो जाता है, पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। सो इसका आंसर रहेगा 20th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड आर इंक्रीज्ड इन। मैंने उस दिन बोला था कि अगर अनकंजुगेटेड कल्ला पड़ रहा है तो आंसर है प्री हेपेटिक कॉज, अगर कंजुगेटेड कल्ला पड़ रहा है तो आंसर है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, और अगर अनकंजुगेटेड प्लस कंजुगेटेड दोनों बढ़ रहा है तो इसका मतलब लीवर का ही एक आंसर है, लीवर इज द आंसर। ठीक है, सो प्री हेपेटिक एंड हिमोलिटिक तो बात सेम हो गई। एक्सक्यूज मी, हेलो, यस, हेलो, हाँ। दोस्तों एक बड़ी आपको मजेदार बात बताता हूँ कि ऑस्लर नोड्स एंड जेनवे स्पॉट्स, ऑस्लर नोड्स एंड जेनवे स्पॉट्स जो कि डिजिट्स पाम सोल्स में होते हैं, वो दिखते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। ठीक है, तो हो सकता है इसकी फोटो भी आपको पहचानने के लिए आए, ऑस्लर नोड्स एंड जेनवे लीजन्स। सो वी वर ऑन 21st क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एनीमिया किसमें बढ़ता है, वो बढ़ता है ऑब्स्ट्रक्टिव में। अनकॉन्जुगेटेड किसमें, प्री हेपेटिक या हिमोलिटिक में। और अगर दोनों बढ़ रहे हैं इट मींस द प्रॉब्लम इज इन द लिवर। नेक्स्ट इज मैलरी वीज टीयर। आई टोल्ड यू अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा जोर से वॉमिट करने की कोशिश करता है, रैचिंग करता है, तो उसकी जो इसोफेगस है वो सेंटर से ऐसे टीयर अपार्ट हो जाती है और जो सारा कंटेंट है वो कहाँ जाता है, मीडियास्टिनम में। तो पेशेंट को मीडियास्टिनाइटिस हो जाता है। सो मैलरी वीज टीयर अकर्स एट, ये कहाँ पे होती है ये प्रॉब्लम, इट अकर्स एट इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन। आंसर इज बी। ओके, फोर्सफुल वॉमिटिंग कभी नहीं अटेम्प्ट करना, अदरवाइज पेशेंट में डाई ऑफ मैलरी वीज टीयर। फोर्सफुल वॉमिटिंग से होती है, रेचिंग से होती है। Which of the following is an autoimmune gastric disease? 24th, type A gastritis and type B gastritis. याद रखना, A for autoimmune and A for type A gastritis. B associated with body of stomach. ठीक है, इसके साथ में जो आपके पेराइटल सेल्स हैं उसकी ओवर फंक्शनिंग होने के कारण एसिड प्रोडक्शन, HCl की प्रोडक्शन बढ़ जाती है एंड इट इज बिकॉज ऑफ द H pylori इन्फेक्शन। सो आंसर टाइप ए गैस्ट्राइटिस इज ऑटोइम्यून डिजीज एंड आंसर इज टाइप ए गैस्ट्राइटिस। टाइप बी इज बॉडी ऑफ स्टमक पे पेराइटल सेल्स की ओवर फंक्शनिंग हो जाती है, HCl बढ़ जाता है एंड देन देयर इज इंक्रीज इन द HCl levels. So next, let's proceed ahead with the question number 25. Monitoring and diagnosis after completion of H pylori treatment is done through. देखो, H pylori का उस दिन मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था और बताया था कि जब हमने H pylori को डायग्नोस करना है, ठीक है, H pylori को डायग्नोस करने के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी में बायोप्सी लेके उसका यूरिएज टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो बायोप्सी पे यूरिएज टेस्ट करके हम इसको डायग्नोसिस कर दिए। अब इसका ट्रीटमेंट फिर हमने पेंटॉप HP किट उसको सुबह शाम खिलाई, जिसमें हमारा था अमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल एंड PPI। ये हमने उसको सुबह शाम 14 डेज के लिए दे दिया। बट उसके बाद 14 डेज के बाद पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ उसको मॉनिटर करने के लिए दोबारा तो एंडोस्कोपी नहीं ना कर सकते, तो वी विल परफॉर्म यूरिया ब्रेथ टेस्ट। तो ब्रेथ में जो पेशेंट सांस ले रहा है उसमें हम यूरिया के लेवल चेक कर लेंगे। तो आंसर इज 25th का आंसर इज बी, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। एक और क्वेश्चन आपके इसमें पूछा गया था H pylori पे ही, क्वेश्चन नंबर 43। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर ऑर्गेनिज्म शोन। पहली बात तो ये एस शेप्ड ऑर्गेनिज्म है, जो आपको ऑर्गेनिज्म इसमें दिख रहा है दैट ऑर्गेनिज्म इज H pylori। ओके, अब अगला टेस्ट था ऑप्शंस हैं आपके 43 के ऑप्शंस हैं
फीकल एंटीजन टेस्ट, बायोप्सी यूरियस टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट एंड यूरिया ब्रेथ टेस्ट। पर इन्होंने क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा? मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट। मैंने आपको अभी बताया कि अगर इसको हमने प्रॉपरली डायग्नोज करना है और 100% जिसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा रहेगी तो वो आंसर क्या रहेगा इसका? बायोप्सी यूरियस टेस्ट। सो दिस इज द आंसर फॉर योर 43rd क्वेश्चन आल्सो। आंसर इज बी। Let's proceed further to question number 26. So renal osteodystrophy differs from nutritional and metabolic rickets due to the presence of, याद रखना सीकेडी में एक तो पेशेंट का एचबी कम होगा, पेशेंट का यूरिक एसिड बड़ा होगा, पेशेंट का कैल्शियम कम होगा, पेशेंट का फास्फोरस बड़ा होगा, पेशेंट का पोटाशियम बड़ा होगा, पेशेंट की बॉडी में H पॉजिटिव आयंस बड़े होंगे, पेशेंट का पीएच जो है वो लेस देन 7.35 होगा, ठीक है, और पेशेंट का एरिथ्रोपोइटिन लेवल्स भी कम होंगे, पेशेंट का विटामिन डी लेवल्स भी कम होगा बिकॉज दीज टू आर सिंथेसाइज्ड बाय किडनी। तो सीकेडी में ये सब होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? In the question they have asked renal osteodystrophy differs from nutritional and metabolic rickets due to the presence of, answer will be A। तो इसमें क्या होता है? हाइपरकैल्सीमिया नहीं होता, हाइपो होता है, ठीक है, और खास बात इसकी क्या रहती है? फॉस्फेट का बढ़ना। So this is one disease which is associated with hyperphosphatemia, ठीक है। Then we have the 27th question। Yes, iron deficiency anemia में मैंने उस दिन आपको बताया था कि आयरन भी कम होगा, फेरेटिन भी कम होगा, लेकिन टीआईबीसी बड़ा होगा। उस दिन आई हैव given you the table difference between iron deficiency anemia, chronic disease, sideroblastic and thalassemia. Please go through that table। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आयरन कम है और टीआईबीसी ज्यादा है तो आंसर क्या रहता है हमारा? डिक्रीज्ड फेरेटिन एंड इंक्रीज्ड टीआईबीसी। आंसर विल बी बी। 27th का आंसर होएगा हमारे पास। So next question is in lobar pneumonia the presence of fibrinosuppurative exudates with disintegration of red cells is seen in the stage of। इसका पहला है, देखो सबसे पहले ना जब भी कभी निमोनिया होता है देयर आर 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस में सबसे पहले अगर इन्फेक्शन हुई है कोई भी, वहां पे कंजेशन, सबसे पहले तो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स ही आएंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं रेड सेल्स, तो उसके कहते हैं स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन, ठीक है। थर्ड स्टेज है जी ग्रे हेपेटाइजेशन। इसमें क्या हुआ? इसमें पहले इम्यून सेल्स आएंगे, इसमें आपके ब्लड के सारे सेल्स विद डब्ल्यूबीसी आ जाएंगे। फिर इसमें क्या है? धीरे धीरे जो ब्लीडिंग हुई है उसको क्लियर होना, क्लियरेंस ऑफ आरबीसीज एंड ब्लीडर स्पॉट्स, जो थोड़ी बहुत वहां पे ब्लीडिंग हुई है वो क्लियर होएगी विद सेटिंग अप ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। लिम्फोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, याद रखना फाइब्रोब्लास्ट आर द सेल्स ऑफ रिपेयर। एंड में सिर्फ क्या रह जाता है? फाइब्रोब्लास्ट रह जाते हैं, फाइब्रिन डिपॉजिट्स रह जाते हैं। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? निमोनिया। निमोनिया इज एन इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्टिव एटियोलॉजी पैथोजेनिकली। सो प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोसुप्पुरेटिव एक्सुडेट्स, मतलब सुपुरेटिव है मतलब कि लिम्फोसाइट्स तो हैं, ये बता दिया उन्होंने। साथ में क्या है? रेड सेल्स की क्लियरिंग हो रही है, डिसइंटीग्रेशन हो रही है, ये भी बता दिया उन्होंने। और क्या बता दिया? फाइब्रिन भी है। तो ये आपकी कौन सी स्टेज बनी? आंसर विल बी सी, 28th का सी। दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ निमोनिया, बीटा बैक्टीरियल, बीटा वायरल, एंड दीज आर द पैथोलॉजिकल स्टेजिंग। पैथोलॉजिकल स्टेजिंग ये बायोप्सी पे पता चलेगा, ऐसे आप पेशेंट को देख के नहीं बोल सकते कि ग्रे हेपेटाइजेशन है या रेड हेपेटाइजेशन। दीज आर द पैथोलॉजिकल ग्रेडिंग। So let's go to the next question. Sir has already been talking about this thing, infective endocarditis. Sir just told you about Osler's node and Janeway lesions. ठीक है, you need to see the pic of that Janeway lesions. अब इसमें क्वेश्चन क्या है? Dental procedure for which antibiotic of choice for the prophylaxis of endocarditis in adults is patient is allergic to penicillin. अब देखो सपोज आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, बट यू वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, तो ये याद रखना कि पेनिसिलिन ग्रुप और कैफेलोस्पोरिन ग्रुप्स आर क्वाइट सिमिलर, तो फॉरगेट अबाउट बी एंड सी, ठीक है ना। वी हैव अदर 2 ड्रग्स, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन, clindamycin or clithromycin, so we always prefer clinda before clarithromycin in this because clarithromycin is something for
रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सो 29th का आंसर जो है वो आपका जाएगा डी, 29 का डी। कई बार क्राइटेरिया भी पूछ लेते हैं, विच क्राइटेरिया इज यूज्ड टू डायग्नोज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ड्यूक्स क्राइटेरिया। और क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाट आर द इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना एंड व्हाट आर द एम्बोलिक फिनोमिना। दिस आई विल शेयर विद यू वन पिक आफ्टर द क्लास। ठीक है, ये इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऑस्लर नोड इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना है या फिर एम्बोलिक फिनोमिना। So let's go to the question number 30th. Pulses bisfringence is best felt in, सबको पता है पल्स हम सबसे बेटर किसमें, पल्स हम किसमें पैल्पेट करते हैं, रेडियल में। बट अगर हमने उसका करेक्टर की बात करनी है, करेक्टर ऑफ पल्स बेस्ट फेल्ट एट कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ब्रूई देखनी है तब भी हम किसमें देखेंगे, कैरोटिड आर्टरी में। लेकिन अगर हमने बाई पीक्ड पल्स है कि नहीं, पल्सेस bisfringence है कि नहीं, then that we see in a radial artery. 30th का आंसर आएगा सी। अच्छा जी, मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम फॉर MI, दैट डे आई टोल्ड यू देयर आर सर्टेन एंजाइम, उसमें से ट्रोपाई का अगर ऑप्शन रहता तो आंसर इसमें ट्रोपाई होता, लेकिन इसमें ट्रोपाई नहीं पूछा। तो इन्होंने पूछा CPK MM, MM is suggestive of muscle, MB muscle and brain and BB is only brain and LDH तो मैंने उस दिन आपको कहीं पढ़ाया ही नहीं था, ट्रोपाई पढ़ाया था, CPK MB पढ़ाया था, ट्रोपसी पढ़ाया था। ठीक है, तो 31 का आंसर, 31 का आंसर ये तो मैंने आपको बता दिया, दिस इज स्पेसिफिक फॉर मसल, दिस इज स्पेसिफिक फॉर ब्रेन। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हार्ट में होता है, दैट इज CPK MB। LDH किसमें बढ़ता है, इट इज इंक्रीज्ड इन प्लूरल एफ्यूजन, और LDH का हम लाइट्स क्राइटेरिया में भी यूज करते हैं। लाइट्स क्राइटेरिया इज अ क्राइटेरिया टू डायग्नोज प्लूरल एफ्यूजन। सो LDH का रोल जो आता है, दैट इज इन द डायग्नोसिस ऑफ प्लूरल एफ्यूजन, वेदर इट इज एक्सुडेटिव और वेदर इट इज ट्रांसुडेटिव। तो LDH को आपने प्लूरल एफ्यूजन के साथ याद रखना है। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। T wave in ECG indicates, yes, T wave in ECG indicates ventricular repolarization. I told you P wave atrial depolarization, QRS is ventricular depolarization, and T wave is, I told you in the CNS lecture of CVS lecture, our first lecture, that is ventricular repolarization. So the answer will be, so we are on question number 32 and answer will be D. So next question is, question number 33. Which of the following is indicated of cardiac tamponade? Now what is cardiac tamponade? अब ये हार्ट है, हार्ट की बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, अगर एकदम से यहाँ पे ब्लड आ जाए, चाहे वो एज लेस एज 80 ml ही क्यों ना हो, वैसे तो अगर नॉर्मली कितना हमें फ्लूइड चाहिए कि वो कंप्रेस कर सके हार्ट को, हार्ट एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जैसे बीट करता है। ठीक है, लेकिन अगर उसके आसपास पानी आ जाएगा तो हार्ट को जगह नहीं मिलती इलोंगेट करने की और बीट करने की। ठीक है, तो उसके लिए हमें 300 ml तो चाहिए कि हार्ट को कंप्रेस करने के लिए। बट अगर एकदम से even 80 ml can cause compress the heart. ठीक है, so cardiac tamponade is sudden blood or fluid in the pericardial cavity which is sufficient enough to compress the heart, that is cardiac tamponade. तो इसमें क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा पल्सस पैराडॉक्सिस, वाइड पल्स प्रेशर, कुस्मोल साइन, फोर्स एपिकल इंपल्स। क्या होता है इसका आंसर आता है पल्सस पैराडॉक्सिस। What do you mean by pulsus paradoxus? जहाँ पे ए वर्ड pulsus paradoxus मिल गया वहां पे समझ लो cardiac tamponade is the answer. Decrease in BP by more than 10 millimeter of mercury during inspiration is pulsus paradoxus. इसका नाम में पल्स लिखा हुआ है, पर इसकी अगर मैं बात करूं होता क्या है, जब बंदा लंबा सांस लेता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन बीपी कम हो जाता है पेशेंट का,
बाय मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सपोज करो नॉर्मल पेशेंट का बीपी इज 110, पर जब पेशेंट ने डीप ब्रेथ करा तो उसका जो बीपी है वो रह जाता है 94, सिस्टोलिक 94 एंड डायस्टोलिक 64। जो नॉर्मल बीपी उसका था 110/70। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन अगर इतना ज्यादा फॉल हो रहा है तो पेशेंट का मतलब है कि पेशेंट का हार्ट कहीं ना कहीं कंप्रेस हो रहा है, दैट इज कार्डियक टेम्पोनाड उसको डेवलप हो रहा है। इसको कहते हैं पल्सेस पैराडॉक्सिस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो अब अगर पेशेंट का बीपी एओर्टा है ना, हाइपरटेंशन इज एसोसिएटेड विद एओर्टा, तो अगर एओर्टा किसके साथ कनेक्टेड है, एओर्टा राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड। अगर इसका प्रेशर बढ़ेगा तो हाइपरट्रॉफी किसकी होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की। और राइट वेंट्रिकल किसके साथ एसोसिएटेड है, पल्मोनरी आर्टरी के साथ। अगर पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा तो हाइपरट्रॉफी किसकी होगी, राइट वेंट्रिकल की। सो लॉन्ग स्टैंडर्ड हाइपरटेंशन लीड्स टू वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जो कि आंसर सही है B. No, B is the incorrect answer. Third is pulmonary hypertension leads to right ventricular, ये भी सही है। Coarctation of aorta leads to systemic hypertension, क्यों? This is aorta coarctation का मतलब है sudden narrowing हो गई, sudden narrowing होगी तो BP तो systemic ही बढ़ेगा ना। So incorrect answer is 34 का B. Fifth है you have to draw blood from a patient, when will you give EDTA? EDTA, अब ये EDTA I hope you are familiar with some tubes. Tubes के अंदर diluents होते हैं, EDTA containing tube होती है, blood tube, जो कि blue in color होती है, ठीक है। तो EDTA पेशेंट को ना तो टेबलेट देनी है ना ही पेशेंट को IV देना है। तो कैसे देना है, जो पेशेंट का जो सैंपल कलेक्ट करना है यहाँ पे थोड़ा डाइल्यूएंट होता है, तो EDTA वायल हम यूज क्यों करते हैं, फॉर कलेक्टिंग ऑफ द कंप्लीट ब्लड काउंट सैंपल। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि EDTA की वायल हम किसके लिए यूज करते हैं, वी यूज इट फॉर कलेक्टिंग अ सैंपल फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट। नेक्स्ट देयर कम्स द गॉटरन साइन। गॉटरन साइन ये क्या होता है, ये अगर फिंगर्स हैं पेशेंट की तो यहाँ पे नोड्यूल्स बन जाते हैं या यहाँ पे नोड्यूल्स बन जाते हैं, साथ में हिस्ट्री ऑफ मायोपैथी रहती है। पेशेंट कहता है कि मैं अपनी बटन को शर्ट बटन अनबटन नहीं कर सकता, आई कांट डू बटनिंग और अनबटनिंग ऑफ माई शर्ट, या फिर आई कांट कॉम्ब माई हेयर, या फिर आई कांट वियर माई ओन क्लोथ्स। मतलब पेशेंट को मायोपैथी हो जाती है। और इसके साथ साथ हमें अगर ये सपोज करो ये पेशेंट की नेक है, ठीक है, यहाँ पे हमें रेडिश डिस्कलरेशन मिल जाती है, इसको कहते हैं शॉल साइन, शॉल साइन, ठीक है। और अगर ये पेशेंट का फेस है और ये पेशेंट का बॉडी है, ये निपल्स हैं, और यहाँ पे ऐसे करके अगर हमें रेडिश डिस्कलरेशन मिलती है, इसको कहते हैं वी साइन। ये सारे के सारे फीचर्स किसके आते हैं, ये सारे के सारे फीचर्स हैं डर्मेटोमायोसाइटिस के। गॉटरन्स पप्यूल, शॉल साइन, V sign and myopathy. This is dermatomyositis. This is an autoimmune disease in which antibodies and inclusion bodies are formed against muscles या muscle spindles. Then the next question is APGAR score. APGAR score हम बच्चों में करते हैं, in kids or infants we measure, and it include respiratory system, neurological system and circulatory system. So इसका आंसर रहता है आपका 37 का आंसर रहेगा A. A कितना स्कोर होता है, 1 to 10 वेरी करता है, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर होता है पेशेंट का 10, 10, 9, 8 और 7 दे आर कंसिडर नॉर्मल, ठीक है। अगर इससे कम हो जाता है लेस देन 7, दैट इज बेबी इज अबनॉर्मल और बेबी इज हैविंग सम प्रॉब्लम। एपगार की फुल फॉर्म लिख लीजिए, A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स, G फॉर रोता है हंसता है कि नहीं, ग्रीमेस, ठीक है। और A फॉर एक्टिविटी कैसी है, बेड में घूमता है कि नहीं घूमता, R फॉर उसकी रेस्पिरेशन कैसी है, ठीक है।
फिर हम इसको 0, 1 एंड 2 पॉइंट्स देते हैं। इसी तरह से हमारे पास टोटल जो है वो 10 आ जाता है। दिस इज एप्गार स्कोर, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेज, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। We should proceed further. So we are on question number 38. 38 question. Most common type of primary tumor of organ shown in the photograph. इसमें क्या है? ये ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन में उन्होंने ऐसे करके एक लीजन बनाया हुआ, ठीक है। इसका आंसर है ग्लायोमा। लेकिन अगर यही फोटो ऐसे करके होती, मतलब मिड लाइन को क्रॉस कर रहा होता ट्यूमर, ऐसे मिड लाइन को क्रॉस कर रहा होता और बटरफ्लाई शेप्ड होता, तो इसका आंसर होता ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। अगर यही फोटो आपकी ब्रेन की ऐसी छोटी छोटी रिंग बनी होती, रिंग एनहेंसिंग लीजन होती, तो इसके 2 डीडीज रहते हैं आपके। पहला ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा रहता है न्यूरोसिस्टिसरकोसिस। न्यूरोसिस्टिसरकोसिस। तो इन चारों में से कोई भी फोटो देके ना आस्क यू। न्यूरोसिस्टिसरकोसिस। Then we have the 39th question. 39 एक ऐसा है कि इसमें एक बैलून बना हुआ है, ठीक है, और एक आगे से कुछ ऐसा डाला हुआ है कि हम आगे से कुछ भेज सकते हैं। तो आपको अगर नहीं समझ आ रहा, फॉलिस कैथेटर तो नहीं है। फॉलिस तो होता है जो हम यूरिन के लिए डालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इज 39। दिस इज नॉट फॉलिस, क्योंकि फॉलिस जो है वो ऐसा होता है, उसकी आगे टिप होती है और इट इज अटैच्ड टू द यूरो बैग, ठीक है। सो इट इज नॉट फॉलिस। आरटी, आरटी कैसी होती है? आरटी ऐसे सिंपल ट्यूब है, जस्ट अ सिंपल ट्यूब जो हम इसोफेगस में डालते हैं, ठीक है। इसके आगे बैलून लगा होता है, फॉलिस के आगे बैलून लगा होता है टिप पे। आरटी में कोई बैलून नहीं लगा होता, ठीक है। Then there is one male cord catheter, forget that. Then we have a stomach tube. हमें पता है, उस दिन मैंने आपको कराया था सैंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब, कि अगर अपर जीआई ब्लीड अगर हो रही हो पेशेंट को, तो हम पेशेंट की इसोफेगस में ट्यूब डाल के बैलून को फैला देते हैं, ताकि वो ब्लीडर जो है ईवीएल वाले जो है वो स्टॉप हो सके। सो दिस इज ए स्टमक ट्यूब। आंसर इज डी, 39 का डी। 4th है, अब ये जो फोटो बनी हुई है, पहले तो ये फोटो किस चीज की है? पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन। जो रेड स्पॉट बना हुआ है, दिस रेड स्पॉट इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन। दिस इज अ साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो दिस साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दिस दे में आस्क यू, दिस साइट इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन यूज्ड फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी। अगली पेशेंट क्या है? इसकी नेक अगर आप देखो, शॉर्ट नेक या फिर सनी हुई, ऐसे ऐसे है ना, वेब्ड नेक, ऐसे लग रहा है जैसे उसकी जाल बन गया नेक का। तो दिस इज शॉर्ट एंड वेब्ड नेक, ठीक है। निप्पल्स है, रूडिमेंट्री निप्पल्स, की छोटे से निप्पल्स है, रूडिमेंट्री निप्पल्स। ब्रेस्ट नहीं दिख रही, ठीक है, फीमेल तो है लेकिन ब्रेस्ट नहीं दिख रही हमें, ठीक है। तो दिस इज XO सिंड्रोम, मतलब फीमेल है जो एक एक्स के साथ पैदा हुई है, दूसरा एक्स नहीं है। XX इज फीमेल, XY इज मेल। अगर X 0 है देन इट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, मतलब 21 वाला 2 बार आ गया, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज XXY, ठीक है। और मार्फन मैंने उस दिन आपको पढ़ाया ही था कि आर्म स्पैन मोर देन हाइट
और उसमें एक थंब साइन भी आपको कराया था, रिमेम्बर, कि थंब उसका बाहर जाता है और इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसका आंसर रहेगा टर्नर सिंड्रोम। अगली जो आपकी फोटो है, दैट इज ए फोटो ऑफ L3 एंड L4, लंबर वर्टिब्रा 3 और 4 के बीच में। दिस इज अ साइट फॉर lumbar puncture, या this is a site of CSF performance, this is a site for epidural injection, this is a site for spinal injection, spinal surgery in के before any surgery के before spinal injection अगर लगाना है। So L3 L4 is a site of lumbar puncture, CSF, spinal surgery infection, ठीक है। 43rd question is already been told to you. Yes, this is the Foley's catheter. I told you there is balloon at the tip and then there is one balloon जिसके थ्रू हम, देखो इसकी एक ये है, एक इसमें रेड कलर का लगा हुआ है और एक ऐसे करके लगा हुआ है, फिर उसके आगे ये फॉलीज है। ये जो है ये हम कनेक्ट करते हैं यूरो बैग के साथ, ये वाला जो है ये हम यूरो बैग से कनेक्ट करते हैं, और ये जो है इसके थ्रू हम क्या डालते हैं, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं फ्लूइड को, जब हमने बाहर निकालना होता है कैथेटर, एस्पिरेट फ्लूइड व्हाइल टेकिंग आउट कैथेटर। जब हमने फॉलीज को आउट करना है तो दूसरा छोटा रेड पोर्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 45। आपको ये दिख रहा है कि वैसे जो वर्टिब्री है हमारी व्हाइट कलर की होती है, पूरी वर्टिब्री व्हाइट होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बीच में कुछ ब्लैक ब्लैक आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा व्हाइट है लेकिन बाद में सेंटर में से वो खाली जा रही है, ठीक है। अब इसका ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन तो नहीं हो सकता, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन में ऐसे करके गिब्बस बन जाता है, ठीक है, जैसे ये दो वर्टिब्रीज हैं तो यहाँ पे गिब्बस बन जाता है, तो ऐसा तो कुछ हमें नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, ओस्टियोमलेशिया हो सकता है, रिकेट्स, लेकिन ओस्टियोमलेशिया और रिकेट्स का तो दोनों का ही मतलब है कि विटामिन डी कम हुआ तो मिनरलाइजेशन कम हो गई। एक ही क्वेश्चन में दो आंसर सेम सेम तो नहीं हो सकते, रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया आर बोथ आर ऑलमोस्ट सेम थिंग, ठीक है। अब इसमें हम क्या सोचेंगे कि डीमिनरलाइजेशन तो है ही है पेशेंट को, ठीक है। वैसे इसका आंसर तीनों ही हो सकते हैं, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, क्योंकि तीनों में डीमिनरलाइजेशन दिखाई गई है। या तो वो हिस्ट्री लिखते हैं कि देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ रीनल डिजीज, देन वी कैन चूज डी, ठीक है। अब यू कैन राइट बी आल्सो, सी आल्सो एंड डी आल्सो, ऑल द थ्री आर राइट आंसर्स इन इट। 46 क्वेश्चन। अच्छा, ये अंकल के कैसे हैं, फर्स्ट लिप्स है और पिजन शेप्ड चेस्ट है, शक्ल से ये स्मोकर लग रहे हैं, लुक लाइक ए स्मोकर, वेस्टेड बॉडी है, वेस्टेड पड़े हैं मसल्स, तो इट इज लाइकली अ डायग्नोसिस ऑफ व्हाट। 46 आंसर इज सीओपीडी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गॉट्रन साइन इज सीन इन, पहले क्या क्वेश्चन था, गॉट्रन्स पेप्यूल, नाउ द क्वेश्चन इज गॉट्रन्स साइन इज सीन इन, सेम आंसर डर्मेटोमायोसाइटिस, अगेन द सेम क्वेश्चन। इसमें शॉल साइन भी आता है, इसमें वी साइन भी आता है, तो किसी पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑल आर द फीचर ऑफ कुशिंग सिंड्रोम एक्सेप्ट, कुशिंग में क्या क्या होता है, कुशिंग में क्या होता है, एसीटीएच बढ़ता है, एसीटीएच बढ़ने के बाद स्टेरॉइड्स बढ़ जाते हैं, स्टेरॉइड्स बढ़ने के बाद मून लाइक फेस हो जाता है, मून लाइक फेस बफलो हम्प हो जाता है, ठीक है, पर्पल स्ट्राई आ जाते हैं। जब बहुत सारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बहुत ज्यादा है तो कभी हाइपोग्लाइसीमिया होएगा, ग्लूकोज बढ़ेगा कि कम होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है बॉडी में, हाइपो नहीं होता। क्वेश्चन क्या था, एक्सेप्ट, तो 48 का आंसर रहेगा ए। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉजेस इंक्रीज्ड इन द टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। फेरेटिन, जो बी ऑप्शन है, आंसर इसका ये है कि टीआईबीसी बड़ी होती है, क्योंकि इसमें फेरेटिन भी कम रहता है, आयरन भी कम रहता है और ट्रांसफेरिन भी कम रहता है, तो जो बढ़ता है वो सिर्फ और सिर्फ टीआईबीसी बढ़ता है। 50th क्वेश्चन है, अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ अ पेशेंट इन्फेक्टेड विद एचआईवी वायरस, सबसे पहले पेशेंट को क्या होगा,
सबसे पहले पेशेंट को होता है अनएक्सप्लेन्ड फीवर एंड वेट लॉस. इट इज नॉट फियर, इट इज फीवर. बुखार हो रहा होता है और वेट कम हो रहा होता है पेशेंट का, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला डीडी जाता है टीबी. लेकिन जब हम एवेलुएट करवाते हैं टीबी नहीं निकलता, तो फिर उसको हम सोचते हैं एचआईवी, और फिर हम एचआईवी सीरोलॉजी कराते हैं तो पॉजिटिव होता है. ये लेटेंट एचआईवी है. पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है 10 साल के पहले हुई हो, लेकिन उसके बाद 10 साल बाद पेशेंट को फीवर और वेट लॉस हो रहा हो. ठीक है. अगर 20 साल में उसने कोई ड्रग अब्यूज करा है, तो उसको हो सकता है 30 ईयर्स में जाके, हो सकता है वो 21 साल के बाद ड्रग्स लेना छोड़ दे, लेकिन 30 ईयर में जाके उसको फीवर विद वेट लॉस होने लग जाए. तब याद आएगा कि मैंने 20 साल पे टीके लगाए थे, इंजेक्शन लगाए थे, वहां से मुझे एचआईवी हो गया. So this is all about your MCQs, and it was very easy. I hope you guys have been clear through that. Any doubt in your whole paper, you can ask. You can take 1 minute and ask me if you have any doubt. Okay. I told you by the end of today's session, I will tell you the vascular phenomena of endocarditis and immunological phenomena. Immunological phenomena of infective endocarditis. तो vascular सबसे पहले आप लिख लीजिए. इसमें आते हैं एम्बोलाई, सेप्टिक एम्बोलाई. कहीं पे भी एम्बोलस टूट के जो इन्फेक्शन वाला है कहीं पे भी रिसाइड कर सकते हैं. और इसमें आपके आते हैं जेनवे लीजन. इसमें आपके आते हैं माइकोटिक एन्यूरिज्म. ठीक है. इम्यूनोलॉजिकल फाइंडिंग्स मतलब जो एंटीबॉडीज के कारण बनती है. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑस्लर्स नोड्स, रॉथ स्पॉट, एंड आता है रूमेटॉइड फैक्टर. रूमेटॉइड नड्यूल्स भी आ जाते हैं. आरएफ फैक्टर, इसमें पॉजिटिविटी आ सकती है. ठीक है. दिस इज द वेस्कुलर फिनोमिना एंड इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना. My tab is just 2% charge. Just give me 2 minutes. Let me bring back the charger. Meanwhile, you please go through your question. Then we will discuss the visual field effects in the last again. Once again. Let me bring my charger. डियर टेंटोरिशियंस, एक बार नजर मार लो विजुअल पाथवे पुराने नोट से, सो दैट यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड वंस द क्लास इज ओवर, एक दो मजेदार बातें आपसे करके फिर क्लास खत्म करेंगे. राइट.
So any doubt in today's lecture or any doubt in your previous lecture? If you have, please let me know about it. Am I audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt? Sir, who was having doubt this visual field effect? Sir, Priyanka, ma'am Priyanka, Dr. Priyanka was having a doubt. Actually, Is she has she- not been keeping very well. Yeah, we are expecting a special guest from her side very soon. She is expecting. तो इस वजह से मैम she could not probably comprehend. Okay, sir. Yeah. So should I dictate again, or they are all well versed with that visual field effects? Ma'am, it is a request from her side. If you can just please tell her again. Yes. Okay, sir. Yeah, I just want to know whether she is with us today or not. Yes, ma'am. She is very much there with us. Okay, sir. Yes, That's ma'am. good. आज हम इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझेंगे, ठीक है? Give me 1 second. Just a second. Meeting is okay, got it. See this photo. Is it visible to you all? Yes, ma'am. ठीक है. अब इसमें you can see कि जो ये blue light है ना, जो blue line आपको नजर आ रही है. एक मिनट यार, something is going on here. Yes. This one. This is right eye and this is left eye. अब दिख रहा है आपको सबको? Yes, ma'am. दिख रहा है? This is right eye and this is left eye. ठीक है? जो right side के जो green वाले fibers हैं, ठीक है?
हमारा नोज कहाँ पे होता है? आईज के बीच में होता है, मतलब नोज यहाँ पे होगा कहीं पे, नोज यहाँ पे है, तो ये वाले कौन से फाइबर हो गए? नेजल फाइबर्स। और इधर वाली साइड से जो रेड वाले कौन से फाइबर हो गए? नेजल फाइबर्स। ये क्लियर हो गया? मीडियल फाइबर्स आर नेजल फाइबर्स। इतना पता लग गया? गाइस प्लीज रिप्लाई प्रियंका। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस इज द नेजल फाइबर्स। अब ये उसके आगे क्या है वो कंफ्यूज मत हो, पहले सिर्फ फाइबर्स को समझो। ठीक है, जो नेजल फाइबर्स हैं, जो ग्रीन वाले हैं, वो क्रॉस करके दूसरी साइड चले गए। ये आपको दिख रहा है, राइट साइड वाले लेफ्ट साइड पे चले गए, समझ आई? और जो लेफ्ट साइड वाले थे वो राइट साइड पे आ गए, ये यहाँ पे आ गए, है ना? तो ये आ गए यहाँ पे। तो क्रॉसिंग ऑफ फाइबर्स किसकी हुई है? क्रॉसिंग ऑफ फाइबर्स किसकी हुई है? तो नेजल फाइबर्स क्रॉस करते हैं। तो एक ये भी एमसीक्यू बनता है कि ऑप्टिक नर्व में कौन से फाइबर्स क्रॉस करते हैं? आंसर इज नेजल फाइबर्स। डन। अब अगर मैं देखूं इस येलो को, येलो इज माय टेम्पोरल फाइबर। क्या ये टेम्पोरल फाइबर है। और ये ब्लू वाला भी क्या है? टेम्पोरल फाइबर है। ये लेफ्ट का लेफ्ट पे रहा और राइट वाला राइट पे रहा, ऐसा ही है ना? Yes, ma'am. डन। अब हम बात करते हैं इसके डिफेक्ट की। ऑप्टिक नर्व जो है ना, ऑप्टिक नर्व, अगर मैं बात करूं ऑप्टिक नर्व की, ऑप्टिक नर्व जो है वो हमारी बनती है टेम्पोरल फाइबर प्लस नेजल फाइबर ऑफ वन साइड, ऑफ वन साइड एंड ऑफ सेम आई। तो अगर मैं इधर वाली साइड देखो, रेड और ब्लू को मिला दूं, सो दैट इज आवर लेफ्ट ऑप्टिक नर्व। ये क्या है? हमारी लेफ्ट ऑप्टिक नर्व। और येलो और ग्रीन को मैं अगर मिला दूं तो ये क्या है? हमारी राइट ऑप्टिक नर्व। क्लियर हो गया? Yes, इसका ma'am. ऑप्टिक नर्व का क्या काम है? ऑप्टिक नर्व का काम ये है कि मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना। ब्रेन का जो विजुअल सेंटर है वो कहाँ पड़ा है? यहाँ पे पड़ा हुआ है, विजुअल कॉर्टेक्स में। ठीक है, ये कौन से लोब में है? ये ऑक्सीपिटल लोब में है। ठीक हो गया? अगर ऑप्टिक नर्व ही ना हो तो कोई मैसेज ब्रेन तक जाएगा ही नहीं। अब जो लीजन 1 है, लीजन 1 कहाँ पे है? ऑप्टिक नर्व पे है ना? तो इसमें लीजन 1 में क्या हो जाएगा? लेफ्ट आई जो है, ये मैंने डोंट रीड व्हाट इज रिटन हियर, ये लेफ्ट लिया है, तो ये टोटल कौन सी आई ब्लाइंड हो जाएगी? लेफ्ट आई ब्लाइंड हो जाएगी। नहीं दिखेगा ना कुछ? क्लियर हो गया? Yes, ma'am. फर्स्ट डिफेक्ट इज क्लियर। अब सेकंड डिफेक्ट की बात करते हैं। सेकंड डिफेक्ट में ये पता है कि दोनों जो है वो नेजल फाइबर्स का डिफेक्ट है, कि जहां वो कर रहे थे डेकुसेट, उस जगह को क्या कहते हैं? ऑप्टिक क्याज्मा। क्या कहते हैं? ऑप्टिक Optic क्याज्मा। Yes, now. ठीक है, जब यहाँ पे कोई लीजन आया है तो हमारे नेजल फाइबर्स गए हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। अब ये बात अब जो है ना, अब जरा ध्यान से समझना, नेजल फाइबर्स का क्या मतलब है। नेजल फाइबर्स कौन सी विजन देख रहे हैं? ये कौन सी साइड की विजन है? टेम्पोरल विजन। और टेम्पोरल फाइबर्स कौन सी विजन देख रहे हैं? नेजल विजन। तो नेजल फाइबर्स हमें विजन कौन सी बता रहे हैं? टेम्पोरल विजन। मतलब कहाँ की? बाहर की बता रहे हैं, यही मतलब है ना? टेम्पोरल विजन या लेटरल विजन, ये भी हो सकता है ना, बाहर वाली साइड की। तो अगर हमारे दोनों नेजल फाइबर्स चले गए तो दोनों तरफ बाहर का दिखाई देगा हमें? तो फिर पेशेंट को क्या होता है? बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया, मतलब टेम्पोरल साइड हमें नहीं दिख रही दोनों तरफ। अब समझ आया? जो डाउट था आपका क्लियर हुआ? Yes, ma'am. फाइबर्स जरूर नेजल है, लेकिन विजन कौन सी है? टेम्पोरल विजन है। टेम्पोरल मतलब लेटरल विजन है। तो पेशेंट को क्या हो गया? बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया। डन? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. देन वी हैव अ डिफेक्ट, जिसमें आपको दिख रहा है थर्ड वाला। क्या कट रहा है इसमें? सिर्फ टेम्पोरल फाइबर्स कट रहे हैं राइट साइड के, यही है ना? थर्ड लीजन में सिर्फ टेम्पोरल फाइबर्स कट रहे हैं, मतलब विजन कौन सी जा रही है? नेजल विजन। तो ये देखो, नेजल विजन ऑफ राइट आई चली गई, तो राइट नेजल हेमिएनोपिया। तो इसका क्या नाम रहेगा? राइट नेजल हेमिएनोपिया। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब देखो लीजन नंबर 4 देखो, बहुत आसान है ये। लीजन नंबर 4 में टेम्पोरल फाइबर्स कहाँ के गए? राइट साइड के।
और नेजल फाइबर्स कहाँ के गए? लेफ्ट साइड के। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक तो येलो फाइबर्स चले गए, मतलब टेम्पोरल फाइबर्स चले गए राइट के। तो अगर टेम्पोरल फाइबर राइट के गए हैं तो हमें कौन सा नहीं नजर आएगा? नेजल साइड नहीं नजर आएगी राइट की। समझ आया? लीजन 3 पे क्या हो रहा था? टेम्पोरल फाइबर्स थे मैम डैमेज। टेम्पोरल फाइबर डैमेज, तो विजन कौन सी गई है? नेजल विजन गई ना। अब इसके साथ साथ हमारे कौन से फाइबर्स जा रहे हैं? नेजल फाइबर जा रहे हैं लेफ्ट आई के। यही है ना, नेजल फाइबर्स लेफ्ट आई के, मतलब विजन कौन सी गई है? टेम्पोरल विजन। तो दूसरी आंख की टेम्पोरल विजन, राइट की नेजल विजन चली गई, लेफ्ट की गई टेम्पोरल विजन। सो दिस इज होमोनिमस हेमिएनोपिया। अगर ऐसे देखें तो हमें ऐसे होमोजीनस नहीं लग रहा है ना कि हाँ भाई ये तो सेम सेम सा चला गया, बट उल्टा है। इधर की नेजल विजन गई है, उधर की टेम्पोरल विजन गई है। समझ आया? यस मैम। ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं आगे? ऑप्टिक रेडिएशन है। जब लीजन नंबर 5 पे, लीजन नंबर 5 में क्या होता है? होमोनिमस हेमिएनोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग। ये आप चाहे रहने भी तो, ये किसी ने पूछना नहीं। पहले 4 डिफेक्ट अच्छे से आने चाहिए। आई होप प्रियंका इट इज क्लियर टू यू राइट नाउ। यस मैम। ठीक है। So we are done with the medicine. I wish you all the very best for your upcoming exam. Thank you so much, ma'am, and a wonderful effort from you. We are really blessed to have you with us. Okay, sir, that's so Thank you. nice. Thank I you, wish ma'am. all the best to them. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you for your blessings. Thank you. Okay, sir. Right, ma'am. So, dear students, ma'am ने अपना पूरा effort डाला and she made you understand. I hope you understood, right? Okay. तो मैम ने आपको एक साइन बनाया जिसकी फोटो भी मैंने डाली हुई है, शॉल साइन। सबको दिख रहा है? डर्मेटोमायोसाइटिस दिख रहा है सभी को फोन में? डर्मेटोमायोसाइटिस। ठीक है सिमरन, आपको भी दिख रहा है बेटा? यस सर। ओके। एक और साइन है बिल्कुल सिमिलर, एक और साइन है बिल्कुल सिमिलर, इसको कहते हैं कैसल्स नेकलेस। दिख रहा है सभी को? कैसल्स नेकलेस ये होता है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी में, नायसिन, पेलेग्रा। पेलेग्रा में दिखता है ये कैसल्स नेकलेस। तो शॉल साइन और कैसल्स नेकलेस को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। याद रखोगे? सिमिलर है बट यू शुड नो हाउ टू डिफरेंशिएट देम इन द एग्जाम। कैसल्स नेकलेस बिल्कुल गर्दन के साथ साथ होता है, अबव, राइट? दूसरी बात जो मैम ने आपको बताई थी, फोलेस कैथेटर। फोलेस कैथेटर, तो जो मैम कह रहे थे ना कि रेड सा बल्ब है, आपको दिख रहा है? या पिंक सा बल्ब, ये पिंक सा दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये Yes, पिंक सा यस है ना? सर। यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हमने फोलेस डाल देते हैं ना, फोले डाल दिया, अब फोले निकल भी तो सकता है तो ट्यूब ही ना यूरिथ्रा में से, है ना? पेशाब इकट्ठा करना है, तो इसके अंदर हम डिस्टिल वाटर के एम्प्यूल तोड़ते हैं और 10 ml की सिरिंज से डिस्टिल वाटर भर देते हैं। ठीक है, तो जब डिस्टिल वाटर भर जाता है तो ये बल्ब इन्फ्लेट नहीं हो जाएगा, तो फोले कैथेटर पेशाब की नाली में चिपका रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। बार बार थोड़ा ना फोले डालना होता है, जैसे मेल में डालना है, रिट्रैक्ट करो फोरस्किन और अंदर डालो और फिर डिस्टिल वाटर भर दो। सिमिलर इज द प्रोसीजर फॉर अ लिटिल डिफरेंट फीमेल में डालने के, राइट? तो डिस्टिल वाटर डालने से टिका रहता है। अब जब फोले निकालना है ना, अंदर पेशाब की नाली में गया हुआ एकदम खींच कर निकालोगे तो फट जाएगी, तो क्या करोगे? पहले रिलीव करोगे। तो जो आप सिरिंज डालोगे और ये जो आपको रेड रेड या ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, इसके अंदर सिरिंज से पहले जो आपने डिस्टिल वाटर भरा था जब फोलेस कैथेटर डाला था, अब इसमें से डिस्टिल वाटर निकाल लोगे। फ्लूइड निकालने का ये मतलब नहीं है कि यूरिन निकाल रहे हैं, नो नो नो। फ्लूइड निकालने का मतलब है कि जब फोले डाला था तो डिस्टिल वाटर भी अंदर डाला था, स्टेराइल डिस्टिल वाटर। अब फोले को निकालना है तो डिस्टिल वाटर, कुछ नहीं, सिरिंज डालो, प्लंजर खींचो, डिस्टिल वाटर जो पहले डाला था वो बाहर निकल आएगा।
फिर खींच के फोले को आराम से निकाल दो। आई बात कुछ समझ में? ओके, सो फ्लूइड, आई थॉट व्हेन मैम वाज टेलिंग यू, मैम ने बड़ी अच्छी तरह समझाया, बट मुझे लगा कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। फ्लूइड इज नॉट द यूरिन, बट इट इज अ डिस्टिल वाटर। अब फोले का डेंटल सर्जन या ओरल सर्जन को भी कोई फायदा हो सकता है एक्सेप्ट द यूरिन कलेक्शन, यूरो बैग के अलावा? अगर हो सकता है तो बताओ। Sir, when there's a lot of nasal bleeding, तब उसमें भी हम I think डालते हैं. बहुत अच्छा आंसर किया। Yes. मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा में ये फोलेस कैथेटर आप नोज में डाल सकते हो, और सिमिलर वे में डिस्टिल वाटर डाल के ये बल्ब फूल जाएगा। जब फूल जाएगा तो ये पोस्टीरियर और एंटीरियर नेजल पैक का काम करेगा। पता है ईएनटी सर्जन जब नाक से बहुत अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है तो पट्टी नाक में डालता है, पोस्टीरियर नेजल पैकिंग एंड एंटीरियर नेजल पैकिंग। तो ये जो सेम काम है, ये सेम काम होएगा कि हम फोलेज डालेंगे इनटू द नोज। आई बात समझ में कुछ कुछ? ओके, राइट, ओके। उसके बाद कल मैम ने बात की इम्प्लांटोलॉजी की। इम्प्लांटोलॉजी में क्या है, अगेन बात क्या है, कैसे हमने लंबी लोरी नहीं सुननी, नो, ओके, वी हैव टू एग्रेसिवली फोकस ऑन द एंट्रेंस क्वेश्चंस। ऐसे थोड़ा ना कहानी शुरू कर देंगे और ऐसे 7-8 घंटे लोरी सुना के सुला देंगे, नो। एंट्रेंस की बात करो यहाँ पर। एंट्रेंस की बात बच्चों याद रखना, एंटीरियर मैंडिबल में सभी उंगली रखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर कौन सी बोन होती है? D1 बोन। कौन सी बोन होती है? D1 बोन, ठीक है, D1। पोस्टीरियर मैंडिबल पे सब उंगली रखेंगे, यहाँ पे होती है D2 बोन, ठीक है। एक मोटा मोटा ना आपको टिप देता हूं मैंने कैसे याद रखा हुआ है, ठीक है। बिलीव मी, इट इज ऑल अ माइंड गेम। एंट्रेंस एग्जाम रादर अ लाइफ, जो हमारी जिंदगी है ना, यही माइंड गेम है, ठीक है। सिर्फ क्या होता है, मैं अपने आप को भी हमेशा समझाता रहता हूँ जब मैं डिप्रेस्ड फील करता हूँ, कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ परसिस्टेंस एट द एंड। जो इंसान डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में परसिस्ट करता रहता है ना, पेशेंस के साथ, वो हो सकता है जीते ना, बट वो हारेगा भी नहीं। वो कुछ ना कुछ सीखेगा या उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मे बी नॉट द बेस्ट, मे बी द सेकेंड बेस्ट, राइट। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ हिम्मत, हिम्मत रखनी है हमें, राइट। सो याद कैसे किया कि ये वाला जो चीज है ना, एंटीरियर वाला, ये एक ऑड नंबर होएगा। ऑड नंबर समझते हो, हमने 4th या 5th में पढ़ा था कि जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो होते हैं ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7, 9। इवन नंबर्स कौन से होते थे? जो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। सो डिवाइड करके, है ना, इक्वली, जैसे 2, 4, 6, 8, दीज आर इवन नंबर्स, ठीक है। तो सेंटर में ऑड नंबर है, एंटीरियर मैंडिबल में 1, ठीक है। और पीछे की तरफ होगा इवन नंबर, पीछे की तरफ कौन सा है? 2, D2, D2 बोन, ठीक है। अब दोबारा से आगे आ जाओ, मैक्सिला, एंटीरियर मैक्सिला, यहाँ पे अब ऑड नंबर होएगा कि इवन होएगा? Odd. ऑड, D3, D3 बोन, D3 बोन, ओके। अब आ जाओ पोस्टीरियर मैक्सिला। पोस्टीरियर में हमेशा इवन नंबर होएगा, ठीक है, इवन, विच इज डिविजिबल बाय 2, D4 बोन, D4 बोन। सो दोबारा से आपको रिमाइंड करा रहा हूं, हमारा जो मैक्सिला और मैंडिबल है, दैट इज डिवाइडेड इनटू various types, D1, D2, D3, D4. In fact, there is a D5 also. D5 वो बोन होती है which is less than 150 Housenfield units. ये जो ना CT स्कैन में हम देखते हैं, या जो मैम कल बता रहे थे ना, CBCT, ठीक है। कई बार जो बहुत इमेच्योर बोन होती है ना, अभी नया नया ग्राफ्ट ही डाला है, कई बार जब इम्प्लांट्स डालते हैं ना तो हम ग्राफ्ट भी डालते हैं। ग्राफ्ट कैसे डालते हैं कि मान लो आपने एक दांत एक्सट्रैक्ट किया,
केरियस मोलर, है ना, अब वहां पे इम्प्लांट डालना है। तो जब दांत एक्सट्रैक्ट किया ना, सराउंडिंग बोन भी सारी थोड़ी थोड़ी ना आप हार्वेस्ट कर लेते हो रॉन्जर के साथ, है ना। तो वो आसपास की जो बोन है उसको एज अ ग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट यूज कर सकते हो। या मरीज का ब्लड ले लिया, ध्यान से सुनो, मरीज का खुद का ब्लड लिया, उसको गोल गोल तेजी से सेंट्रीफ्यूज किया, तो एक प्लाज्मा निकलेगा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उस प्लाज्मा को ऐसे जेली जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट और येलो जेली, है ना, अगर आप देखोगे असल में, उसको इम्प्लांट के आसपास ना ऐसे, जैसे एक वो नहीं होता, आप क्रीम सी यूज करते हो आजकल, एलोवेरा क्रीम देखिए, ट्रांसपेरेंट सी क्रीम, तो वो आसपास इम्प्लांट के लगा देते हैं। कुछ नहीं, एक ऐसे लेना है इंस्ट्रूमेंट और इम्प्लांट के आसपास वो ग्राफ्ट लगा देना, उसके बाद टाइट सुचरिंग कर देते हैं, राइट। ओके, सो वो बोन कैटेगरी आ गई D5 बोन, विच इज लेस देन 150 हाउजेनफील्ड यूनिट्स। हाउजेनफील्ड यूनिट्स क्या होते हैं? सीटी स्कैन की यूनिट्स। ओके, तो पहले तो मोटी मोटी बात याद रखनी है कि सेंटर वाले जो होंगे वो ऑड नंबर होंगे, आगे वाले ऑड नंबर, पीछे वाले इवन नंबर। D1, D2, D3, D4, मेनली ये 4 तरह की बोन है। सेंटर वाले या आगे वाले ऑड नंबर, ओके, सो मैंडिबल इज ऑड नंबर, आगे वाला D1, पीछे वाला इवन नंबर होएगा, पोस्टीरियर मैंडिबल D2। ओके, अब ऊपर आ जाते हैं, आगे वाला है ऑड नंबर D3। रिमेंबर ओवरऑल भी कॉमनली D3 सबसे कॉमन बोन होती है। कई बार कहते हैं कि पोस्टीरियर मैक्सिला में भी D3 बोन मिलती है। अगर आपको पूछे ना ओवरऑल सबसे कॉमन कौन सी वैरायटी है, D3। D3। अच्छा, पोस्टीरियर मैक्सिला में इवन नंबर होएगा D4। अब मुझे फटाफट क्विक रिवीजन। एंटीरियर मैंडिबल विच बोन? D1, ऑड नंबर D1। पोस्टीरियर मैंडिबल विच बोन? D2, इवन नंबर D2। एंटीरियर मैक्सिला विच बोन? D3, D3। odd number can be there in posterior maxilla also, but commonly in the anterior maxilla. Posterior maxilla even number, D4, मोटा मोटा वैसे करेंगे D1, D2, D3, D4। यहां से शुरू करना है, फिर यहां जाना है, फिर दोबारा वापस आ जाना है यहाँ पर एंटीरियर पे, और फिर ऐसे 1, D1, D2, D3। ऐसे बैठे बैठे ना, चाहे मम्मी पापा कोई भी कहे कि तुम पागल हो गए हो, 1, 2, 3 ऐसे कर, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अभी मुझे मैसेज आया एक फ्रेंड का, आज वेकेशन का दूसरा दिन है, क्या कर रहा है? कल भी मैसेज आया था, मैं कहा जी क्लास ले रहा हूँ, मतलब क्लास अटेंड कर रहा हूँ, ऐसे ही बोलना होता है ना, क्लास ले रहा हूँ, चाहे बैठा ही हूँ। तो यार आज भी क्लास, मतलब उसको लगा कि झूठ बोल रहा है, फिर मैंने ना स्क्रीनशॉट खींच के भेजा, मैं अपना वो वीडियो ऑफ करके, कि ये भैया क्लास ही ले रहा हूँ, ऐसे कहीं मटर गश्ती नहीं कर रहा, राइट। सो एवरी डे, हमारी जिंदगी में हर दिन जो होना चाहिए ना, दैट शुड बी एन एनरिचिंग डे। हर रोज, हर मोमेंट में कुछ ना कुछ अपनी प्रेपरेशन को, अपनी लाइफ को बिल्डअप करो। तो आज आपने मेडिसिन की रिवीजन की अच्छी खासी, 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत अच्छी रिवीजन कराई मैम ने। और आपको एक मजेदार, मुझे इस बार नहीं पता क्या होएगा, पिछली बार मेडिसिन की जो क्लासेस थी ना, बिल्कुल नीट से पहले हुई थी, बिल्कुल नीट से पहले। तो बच्चों ने कहा था कि जो आखिरी क्लास हुई थी, जो भी हुई थी उस समय, और ये जो टेस्ट था, उसमें से टोटल 4 क्वेश्चंस एज सच आए थे। सिमरन सच बोल रहा हूँ? yes sir, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली इसी टेस्ट में से आए थे। दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स टोल्ड मी, दिस वाज द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब जाने से पहले आपको, ये कौन सा है, नीट 2021 का क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं। नीट 2021 क्वेश्चन, द बोन ऑफ एंटीरियर मैक्सिला, द बोन ऑफ एंटीरियर मैक्सिला इज विच टाइप ऑफ बोन? D1, D3, D2, D3 D3। एक क्वेश्चन ठीक हो गया ना अपना। सो yes हर sir. रोज ऐसे ऐड करो, ठीक है। और बिल्कुल फिर वही बात कहूंगा, टॉपिक वाइज, बार बार, दिन रात, है ना। वॉशरूम जाते हो ना, नीरज वाधवन ले जाया करो। अब वॉशरूम में जो प्रक्रिया है वो तो चलती रहेगी, है ना। ऐसे नीरज वाधवन को फ्लिप करो, है ना।
तो ट्रेंड बच्चों, ट्रेंड इज द मेन थिंग। एग्जामिनर क्या, आप क्या चाहते हो वो नहीं जरूरी, मैं क्या चाहता हूँ वो नहीं जरूरी, एग्जामिनर का दिमाग किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वही चीजों में से वो घुमा फिरा के अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसी की हमने मास्टरी करनी। ठीक है, तो इन पे हम कंसंट्रेट करेंगे। सो ऐसी कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। एक मैंने, और आप लोग मुझे सजेस्ट करो, मैंने एक मिनट,